नमस्कार दोस्तों, टॉपर स्टॉक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज मेरे साथ हैं मिस्टर मयंक शर्मा। वेलकम मयंक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Mayank has secured All India rank 12 in Electronics and Telecommunication in Engineering Services in 2023, and great achievement. Before that, also he has been selected in several organizations. He worked for a long duration with ECL, and then he is now currently working with DOT. Yes, sir. And he has been selected in DRDO as well. So great achievement, so many achievements he has. He has completed his engineering from SGITS Indore. और कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर के ही रहने वाले हैं सर। उज्जैन मध्य प्रदेश। उज्जैन मध्य प्रदेश। सो वेरी प्योर एंड रिलीजियस महाकालेश्वर। चलिए यहीं से बात शुरू करते हैं। तो महाकाल की नगरी से और आईएएस बनने तक का सफर कैसा रहा? शुरुआत कहाँ से हुई, स्कूलिंग कहाँ से हुई और कब आईएएस का इरादा बना? सर स्कूलिंग उज्जैन उज्जैन मध्य प्रदेश से हुई। केंद्रीय विद्यालय उज्जैन से मैंने 10th and 12th वहीं से किया। उसके बाद मेरा उस समय MPPT हुआ करता था। MPPT से सिलेक्शन स्टेट रैंक से मुझे SGITS इंदौर मिला। सर उसके बाद मैंने मेरे सीनियर्स मतलब जब हम लोग 3rd ईयर फाइनल ईयर में आए तो हमको गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में पता चला। कोचिंग कब ली, किस ईयर में? 3rd ईयर या फाइनल ईयर? सर मतलब 17 में ली सर कोचिंग। 17 में जी सर। और ग्रेजुएशन कब का है? सर ग्रेजुएशन 17 पास आउट है। 17 पास आउट, तो पास आउट होने के बाद? जी सर। अच्छा, इंदौर से ही? नो सर, दिल्ली आकर के किया था। अच्छा। हाँ, आपने कई सारे कोर्सेज में इनरोल किया है मेडीजी के। क्लासरूम स्टडी कोर्स, देन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, देन इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। बात करेंगे तमाम सारी स्टेजेस की। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का इरादा शुरू से था या पहले था कि कोई जॉब सिक्योर कर लिया जाए एंड देन इंजीनियरिंग सर्विसेज? व्हाट वाज? सब पहले यही इरादा था कि कोई जॉब सिक्योर कर लिया जाए, क्योंकि जॉब भी लेना इम्पोर्टेंट था सर। तो उसके साथ ही फिर मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा। तो पहले सर जॉब इम्पोर्टेंट था, उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू रखा। इससे पहले भी इसके अटेम्प्ट दिए हैं? जी सर, ये मेरा 4th इंटरव्यू था। अच्छा। लास्ट ईयर मेरा ऑल इंडिया रैंक 26 आया था सर। अच्छा। ESE 2022 तो में। मतलब आप 2 बार सिलेक्ट हो चुके हैं? जी सर। 22 में 26 रैंक। yes, और तो इस बार क्यों 26 भी बहुत अच्छी रैंक है सर? क्योंकि सर मैं सिविल सर्विसेज का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर, एज इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल लेकर। हाँ। तो मैंने सोचा कि एक बार लिख देते हैं। अच्छा सर। चलिए, रैंक इम्प्रूव ही हो गई है, अच्छा ही है। रैंक इम्प्रूव हो जाएगी तो उससे डिपार्टमेंट अच्छे मिल जाएंगे। इस पूरी तैयारी में काफी लंबा समय लगा, जैसे आप कह रहे हैं कि 4 साल लगा आपको। तो इस 4 साल में कई बार उतार चढ़ाव काफी आए होंगे। कभी मन किया होगा कि गिव अप कर दें, कभी मन किया होगा कि नहीं लगे रहें। क्या उस समय स्टेट ऑफ माइंड था? क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि जो आपकी तरह की स्टेट ऑफ माइंड में स्टूडेंट्स हैं या उस जर्नी से गुजर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा? सर सजेशन मेरा यही होगा सर कि जितना छोटा सा छोटा वो ग्रुप अपना छोटा ही बनाए, चाहे स्टडी ग्रुप हो, चाहे फ्रेंड सर्कल का ग्रुप हो। और जैसे मेरे केस में था कि मेरे फादर क्योंकि खुद प्रोफेसर हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। तो उन्होंने मुझे मेंटल सपोर्ट हमेशा ही देते रहे कि नहीं आप करते रहिए। फादर की ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग सर फादर भी इलेक्ट्रॉनिक्स से जी सर। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एज थी कि घर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स का माहौल ठीक ठाक था। सही है। देन तो सर फिर मैंने ज़्यादा बड़ा मेरा ग्रुप मैंने नहीं बनाया कभी। और कहने का मतलब जैसे कि कुकून में रहा, छोटा सा ग्रुप, ज़्यादा बाहर नहीं निकलना। और जो भी, क्योंकि जॉब में सर टाइमिंग थोड़ा कम मिलता है, 9 to 5:30 या 9 to 5 का जॉब के बाद शाम का ही समय निकलता है। तो उसी में मैंने अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा। और सर धीरे धीरे आगे कितना वर्कलोड कैसा है डीओटी में, या इससे पहले ईसीएल में तैयारी करने के लिए? जी सर ईसीएल में इनिशियली सर वर्कलोड ज़्यादा था, क्योंकि जब मैं 2018 में ईसीएल ज्वाइन किया हैदराबाद में, तो उस समय क्योंकि 2019 में वीवीपैट फर्स्ट टाइम आने वाला था, तो उस समय हम लोग क्योंकि नए ट्रेनीज थे, तो लगभग 1-1.5 साल में हम लोगों ने ही पूरा FLC पूरे ऑल अक्रॉस इंडिया किया। मतलब मैं ईसीएल की वजह से कम
काफी इंडिया घूम लिया। अच्छा जी सर। तो चलिए, ये भी एक फायदा है जॉब्स का। जी तो सर उस माहौल में जितना भी समय मिलता था मुझे इवनिंग का टाइम, मैं कोशिश करता था कि जितना मैं अपना कोर्स कवर कर सकूं या अपनी जो गलतियां हैं उनको ठीक कर सकूं। अच्छा, मीडी जी ज्वाइन करने से पहले का मयंक और ज्वाइन करने के बाद के मयंक, मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेवल ऑफ प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूँ कि व्हाट डिफरेंस यू फेल्ट इन दीज टू स्टेजेस ऑफ योर लाइफ। यस सर, डिफरेंस तो सर काफ़ी आया मेडीजी कोचिंग करने से सर। काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स जो क्लियर नहीं थे इनिशियली, बेसिक्स भी वो भी काफ़ी क्लियर हुए। और सर अच्छी अच्छी फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिला, जो कि इंडिया की वन ऑफ द टॉप फैकल्टीज़ हैं मेडीजी में, जो ऑलरेडी मतलब सक्सेसफुल जो लोग होते हैं उनसे इंस्पिरेशन भी मिलता है। जैसे सर आपसे भी मिलने का, अच्छा, मैंने भी पढ़ाया है। आपने भी पढ़ाया है सर मुझे। और भी फैकल्टीज और भी सर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, तो उनसे इंस्पिरेशन मिली कि नहीं हम कर सकते हैं, थोड़ा अगर टाइम भी लगेगा तो ठीक है हम कर सकते हैं। हाँ, अब मतलब इतना बेसिक समय लग गया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि खाली बैठे थे, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे थे, कुछ अचीवमेंट्स थे, आप जॉब में थे पहले से, शुरू से जॉब में थे। हाउ इज द लाइफ नाउ? पिछले 3 दिनों में कैसा फील हो रहा है? 2 दिन हुआ रिजल्ट है, पिछले 2 दिनों में कैसा फील हो रहा है? सर फील तो सर नॉर्मल हो रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर आ गया था एक बार रिजल्ट। अच्छा, तो वो स्टारडम पहले तो वो एक तरीके का स्टारडम पहले ही हो गया था, तो अभी सर ज्यादा मतलब सेटल डाउन है, चीजें स्टेबल है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने कहा कि आप सिविल सर्विसेज की तरफ भी रुझान है आपका, यू आर कंटिन्यूअसली प्रिपेयरिंग फॉर इट। सो ये इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल, क्योंकि ईसी तो है नहीं वहाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तो है नहीं, तो इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल कितना कंफर्टेबल है आपके लिए सिविल सर्विसेज में? सर जैसे कि इस जर्नी से मुझे जो फ़ायदा हुआ है वो यही हुआ है कि मैं अब ज़्यादा श्योरिटी है कि मैं इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल से ये एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ अगर मैं अच्छे से प्रिपरेशन करूँगा। तो इस जर्नी का फ़ायदा ये हुआ है कि मुझे इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल पे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है सर। कि मैं ये भी बोलूँगा कि जो भी स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स जिनका ब्रांच है, जिनका कोर इलेक्ट्रिकल ब्रांच नहीं है, वो भी इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल लेके अगर वो फ्यूचर में सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। मतलब फिजिबल लग रहा है सर। गुड 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 गुड। तो इसमें ना 3 स्टेजेस रही प्रिपरेशन की, और आप 2 बार क्वालिफाई हुए हो, तो यू आर अ गुड कैंडिडेट टू गाइड द स्टूडेंट्स। व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स, then for mains, and then finally interview? So one by one, let's begin with prelims. What you will suggest to the fresh students, young students, कि how they should approach for prelims? सर प्रीलिम्स के लिए मैं यंग एस्पिरेंट्स को यही बोलना चाहूँगा कि या अगर वो मेडीजी से कोचिंग ले रहे हैं या तो अपने बेसिक्स को कवर करने के बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो अभी तक पूछे गए हैं प्रीलिम्स में, एटलीस्ट प्रीलिम्स देने से पहले वो ज़रूर करके जाएं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। बिल्कुल। और उसके साथ साथ में, क्योंकि पेपर 1 जो है पिछले 2-3 साल से उसमें काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है कि मेरे मार्क्स उसमें बढ़ने की बजाय कम हो रहे हैं, जबकि टेक्निकल में बढ़ रहे हैं बट उसमें कम हो रहे हैं क्योंकि थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उसका कॉस्ट इफेक्टिव मतलब टाइम इफेक्टिव निकाल लें कि मुझे कहाँ पे ज़्यादा अगर टेक्निकल में ज़्यादा, उसमें अगर कुछ स्ट्रेटजी आप बताना चाहें कि किन किन सब्जेक्ट्स है, जैसे मैथ्स है, एप्टीट्यूड है, थोड़ा सा स्टैटिक इन नेचर है, इन पे फोकस किया जा सकता है। जैसे सर पेपर 1 में स्पेशली मतलब मैं भी जनरली इन्हीं पे डिपेंडेंट रहता हूँ, मैथ्स पे, एप्टीट्यूड पर, या फिर मटेरियल साइंस हो गया। मटेरियल साइंस क्योंकि इलेक्ट्रिकल ईसी के लोगों के लिए 2 जगह पर वो कॉमन सिलेबस हो जाएगा, तो मटेरियल साइंस हो गया, या फिर आप थोड़े बेसिक सब्जेक्ट्स ले लीजिए जैसे क्वालिटी कंट्रोल हो गया या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया। इंजीनियरिंग ड्राइंग हम लोग उतना नहीं कंफर्टेबल, सिविल वाले कंफर्टेबल होंगे बट ईसी इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के लोग उतना, और कुछ उसमें सिविल के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें भी थोड़े कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो ये जो 4-5 सब्जेक्ट्स हैं, एप्टीट्यूड, मैथ्स, मटेरियल साइंस जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, एटलीस्ट ये बेसिक्स 4-5 सब्जेक्ट्स पढ़ के जाएंगे तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
आपका तो मेनली फोकस इंजीनियरिंग सर्विसेज ही रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट गेट प्लस इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों लेकर के चलते हैं, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं टेक्निकल में भी जो गेट से अलग हैं, एक्स्ट्रा हैं। तो इन द बिगनिंग डेज में आपने भी उनके लिए कुछ ना कुछ अलग तैयारी करने का सोचा होगा, कैसे टैकल किया उन पेपर्स को, लाइक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस कम्युनिकेशन, मटेरियल साइंस, मेजरमेंट? सर मैं पूरी तरीके से सर मेडीजी पे रिलाई करता था। मेडीजी में फैकल्टीज अच्छे हैं, उन्होंने मुझे जो पढ़ाया, उनका जो भी गाइडेंस था, उन्होंने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कराया या जो भी हमको कोर्स मटेरियल दिया, मैंने सर वही फॉलो अप किया है। अदर देन दैट मैंने कुछ नहीं किया सर। मेडीजी का जो भी कोर्स वर्क था इन सब्जेक्ट्स के लिए, आई थिंक वो सफिशिएंट है सर, क्योंकि मेरा ओपिनियन ये है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो उन्होंने पूछ लिया, वो किसी को भी नहीं आता होगा। अगर आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने पूछा, अगर आप मेडीसी का कोर्स मटेरियल करके जाएंगे तो आप ऑब्वियसली वो 10-20% में हैं कि आप वो क्वेश्चन बना लेंगे सर। मेंस स्टेज के लिए कैसा रहा, क्या प्लान रहा? सर मेंस स्टेज के लिए, क्योंकि सर मेरा जॉब कर रहा था, तो मैं सर ऑफलाइन कोचिंग तो नहीं ले पाया, बट कोविड से सर ये फायदा हुआ, चीजें ऑनलाइन हो गई। उससे पहले मेडीजी का कोर्स ऑनलाइन नहीं हुआ करता था, तो कोविड से मुझे एक फायदा हुआ कि चीजें ऑनलाइन हो गई, तो मैंने फिर मेडीजी का कोर्स, हाँ सर, जी सर, उसमें मुझे मेडीजी का ऑनलाइन कोर्स मिल गया मेंस का, तो मैंने वो 2022 में लिया था सर। इंटरव्यू के लिए कुछ स्पेशल प्रिपरेशन की, या फिर आपका तो एक्सपोजर काफी जगहों पर रहा, इसने आपको हेल्प किया? सर इंटरव्यू के लिए मैंने सर एज सच कुछ प्रिपरेशन नहीं की सर, क्योंकि मेरा काम क्योंकि कर रहा था, तो मैंने कोशिश की कि क्योंकि मुझसे जो क्वेश्चंस भी होंगे, क्योंकि मेरा जॉब प्रोफाइल पर ज़्यादा, जितनी बार भी मैं इंटरव्यू में गया हूँ, मोस्टली जॉब प्रोफाइल पे, जॉब प्रोफाइल पे क्वेश्चन हुए कि आप ऑलरेडी अच्छी जॉब में हैं, आप क्यों इंजीनियरिंग सर्विसेज में आना चाहते हैं। क्या जवाब दिया इस क्वेश्चन का? ये बड़ा परेशान करता है स्टूडेंट्स को कि इसका क्या जवाब देना चाहिए, आपका क्या जवाब? सर मेरा जवाब सर यही था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो सर्विसेज मिलेंगी आपको, वो सिर्फ एक ही डोमेन में काम करने का अवसर नहीं देंगी। आप वेरियस कैपेसिटीज़ में काम कर सकते हैं, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकते हैं, एज अ मैनेजर काम कर सकते हैं, एज अ साइंटिस्ट भी काम कर सकते हैं, अगर कुछ रिसर्च करना है तो स्कोप ऑफ वर्क आपका बहुत बढ़ जाता है। तो सर मैंने तो उनको यही जवाब दिया कि स्कोप ऑफ वर्क जो है वो एक डोमेन में ना रह के मल्टी डोमेन है, तो उससे वो चीज़ मैं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इंटरव्यू में यही आप अपनी पर्सनालिटी के मल्टीपल एस्पेक्ट को यूटिलाइज कर। बहुत अच्छा जवाब रहा आपका। जो लोग सुन रहे हैं और सर्विसेज में हैं और ये क्वेश्चन उनको परेशान करता है, किसी भी सर्विस में है, पीएसयू में है या कहीं पर भी है, और ये क्वेश्चन परेशान करता है कि व्हाई डू यू वांट टू लीव योर जॉब एंड वांट टू कम फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, सो यू कैन टेक सम इनपुट फ्रॉम योर आंसर। गुड। सो बहुत सारी बातें हो गई, टेक्निकल तैयारी एक्सेट्रा तमाम सारा हो गया। आपकी हॉबी है शायरी और प्लेइंग क्रिकेट। यस सर। ठीक है, क्रिकेट ने तो अभी रिसेंटली बहुत दुख दिया होगा। जी सर, जी सर, जी सर। कैसा लगा वर्ल्ड कप के बाद? हाँ सर, थोड़ा सा हम लोग 10 मैच जीते और लास्ट हार गए, थोड़ा सा बुरा लगा। दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। शायरी करते हैं? जी सर। क्या सुनाएंगे न्यूकमर्स को? सर न्यूकमर्स को मैं सर, मेरी फेवरेट है, जो मैं खुद भी अभी भी डिमोटिवेट कभी होता हूँ तो सुनता हूँ, पढ़ लेता हूँ उसको। सर वो कुछ ऐसा है, पूरे ज़माने ने ये साजिश की है कि मैं हार जाऊँ, पूरे ज़माने ने ये साजिश की है कि मैं हार जाऊँ, पर ऊपर वाले ने ये ख्वाहिश की है कि मैं जीत जाऊँ, पर ऊपर वाले ने ये ख्वाहिश की है कि मैं जीत जाऊँ, पर ज़माना फिर भी नहीं माना, पर ज़माना फिर भी नहीं माना, क्योंकि उसे था मुझे आजमाना, पर ज़माना फिर भी नहीं माना, क्योंकि उसे था मुझे आजमाना, तो मैंने भी ठाना और कहा ज़माने से कि ज़माना तू चाहे मुझे कितना भी आजमाना, ना मैं रुका हूँ और ना ही रुकूंगा, ना मैं रुका हूँ और ना ही रुकूंगा, क्योंकि सफलता का पैमाना तूने कहाँ है जाना। बहुत अच्छे, बहुत खूब, शानदार। शायद ये आपकी पूरी जर्नी जो रही है उसको आपने इसमें समराइज कर दिया है। नो डाउट जब हम किसी बड़े लक्ष्य की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल उसमें आते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी जो विल पावर है वही हमें रोके रहती है, वही हमें मजबूत बनाती है इन चीज़ों से लड़ने के लिए, और उसमें पोएट्री और इन सब चीज़ों का जो आपकी हॉबीज़ हैं उनका बड़ा योगदान होता है। समय की अपनी सीमाएं हैं तो बहुत लंबा खींचा नहीं जा सकता है,
लेकिन मैं इस सेशन को रैप अप करूं उससे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपने जूनियर्स को जो आ रहे हैं अभी इस फील्ड में तैयारी करने के लिए, उनके लिए क्विकली कुछ संदेश देना चाहें या आपको इन जनरल किसी को भी कोई संदेश देना है, तो मेडीजी प्लेटफॉर्म इज ऑल योर्स एंड यू कैन कन्वे योर मैसेज। यस सर, थैंक यू सर। सर मैं यही कहना चाहूँगा सारे न्यू एस्पिरेंट्स को, मतलब मेरी जर्नी के एक्सपीरियंस है कि कंटिन्यूटी और पेशेंस इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, चाहे वो पढ़ाई हो या सर कोई और भी एस्पेक्ट। तो कंटिन्यूटी बनाए रखिए, द थिंग्स विल फॉल फॉर यू। ये कहावत है कि चीज़ें आपके लिए अगर वो बनी है तो आपको कभी ना कभी आपको मिलेंगी जरूर। तो सर मैं जैसे कि आपको 4 लाइनों में उसको समराइज़ करूँगा। 4 लाइनें कुछ इस प्रकार से हैं कि पता नहीं वक्त क्या है, पता नहीं वक्त क्या है, रहता तो सबके साथ में है, रहता तो सबके साथ में है, पर किसी के खिलाफ तो किसी के साथ में है, पर किसी के खिलाफ तो किसी के साथ में है। लेकिन इसी चीज़ का तो मज़ा है कि अपने वक्त का इंतज़ार करिए, करते रहिए, आप ज़रूर सफल होंगे एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, चाहे वो आपका प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, सोशल हो। तो आज का जो वक्त है वो पूरी तरह से मयंक के साथ में है। बहुत बहुत बधाई मयंक आपको और आपके पूरे परिवार को। आपकी इस बड़ी सफलता में हम लोग थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर पाए तो उसकी बड़ी खुशी है हमें, पूरे इंटायर मेडीजी फैमिली को। मैं दो चीज़ बोलना चाहूँगा। मेडीजी ने काफ़ी मदद की है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम्स में, या मेडीजी के टीचर्स ने, सर से भी मैंने कई बार इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में, सर भी पैनल में रहते थे, तो सर ने भी काफ़ी मुझे इनपुट्स दिए कि मयंक ये ठीक करो। तो सर आप सभी को थैंक यू सर, आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया, उसके लिए सर थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम डियर। एंड हमारा तो काम ही यही है कि जो भी अच्छे और टैलेंटेड लोग हैं उनको अगर थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं तो मेडीजी उन ऑब्स्टेकल्स को दूर करे और आपको आपके जीवन का जो भी लक्ष्य है वो मिले। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ आने के लिए। And from मेडीजी family, we are trying to appreciate your effort and a small token of love from our side. So accept it.